अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कासिम है। मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता था। हमारी फैमिली में कुल 12 लोग थे और मेरे घर में मेरी माँ नहीं बल्कि मेरी बहन और मेरे बाप का हुक्म चलता था। मेरी बहन मेरे बाप की लाडली थी और मेरे बाप को मेरी बहन के अलावा घर में जैसे कोई नज़र ही नहीं आता था। मेरी माँ इस घर में सिर्फ काम करने वाली एक नौकरानी थी। हम 5 भाई और 2 बहनें थीं। मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी। वो हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। वो भी मुझे पसंद करती थी और हम फ़ोन पर बात भी किया करते थे। उसका नाम सादिया था। उससे बातें करते हुए मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो मेरे साथ एक अलग घर बसाना चाहती है और उसने शादी से पहले ही मुझे ये बात बता भी दी थी कि वो मेरे साथ अलग रहना चाहती है। मैं जानता था कि ये कभी भी नहीं हो सकता। मैंने उससे झूठ बोला कि मैं तुम्हें शादी के 1-1.5 साल बाद अलग घर ले दूंगा। तुम बस 1-1.5 साल किसी तरह गुजार लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं शक्ल सूरत में भी इतना हसीन नहीं था, जबकि वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। हमारे घर वाले भी उस शादी के लिए राजी इस बात पर हुए कि वो अपने साथ बहुत सा सामान लेकर आ रही थी और मेरे वालिद साहब और मेरी बहन एक निहायत ही लालची इंसान थे। इसलिए उसने मेरे वालिद साहब से कहा कि हमारे घर में इतना सामान आ रहा है, अगर साथ एक लड़की भी आ जाए तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लगे हाथों सामान भी मिल जाएगा और नौकरानी भी, क्योंकि अब अम्मी से ठीक से काम नहीं होता, क्योंकि अब बूढ़ी हो गई हैं और मैं घर के काम नहीं कर सकती। ये सारी बातें मेरे सामने ही होती थी। मैं उस वक्त सिर्फ ये सोच रहा था कि ये लोग किसी तरह मेरी शादी करवा दें, क्योंकि हमारा ख़ानदानी कारोबार भी इकट्ठा था और मेरे हाथ में अपना कुछ भी नहीं था। मैं बस दिन के 1000-1500 ही बनाता था, वो भी जिस दिन मेरी किस्मत अच्छी हो तब। हालात बिल्कुल ही उल्टी तरफ जा रहे थे कि लोग कभी भी हमें अलग ना होने देते। इस बात का मुझे पहले से ही पता था, फिर भी मैंने सादिया से झूठ बोला। सादिया को नहीं पता था, क्योंकि उसे सिर्फ इस घर के कामों के लिए ही लेकर आ रहे हैं। मैंने उसे यही कहा था कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत खुले दिमाग के लोग हैं, मेरी बहन भी बहुत अच्छी है, तो तुम्हारे साथ उसकी दोस्ती हो जाएगी तो तुम्हें एक सहेली मिल जाएगी। मैंने सारे झूठ बोले थे, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या करता। मैं सादिया से मोहब्बत करता था और उसे हासिल करने के लिए इस वक्त मुझे जो भी ठीक लगा मैंने वही किया। मैं उसके बगैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी और उसके हाथ में हुनर भी था। वो पैसे भी कमा सकती थी। मेरे साथ मुझे एक ऐसी हमसफ़र चाहिए थी। मुझे ऐसी औरत ना चाहिए थी जो घर में बैठ के बस बच्चे पैदा करती रहे और उनको पालती रहे और मैं ज़माने के सर्द और गर्म को अकेले ही बर्दाश्त करता रहूं। लेकिन मेरे माँ बाप को सादिया से कुछ और ही उम्मीदें थी। उनको बस एक नौकरानी चाहिए थी जो चुपचाप घर के काम करे और अपने साथ इतना सामान लेकर आए कि लोग सामान को देखें तो उन पर रश्क करें। करते कराते हमारी शादी हो गई। मारिया अपने साथ बहुत सा सामान लेकर आई। कुछ सामान हमारे कमरे में रखा गया और कुछ सामान मेरी बहन ने अपने कमरे में रख लिया। सादिया ने इस बात पर एतराज़ किया तो मैंने उसे ये कहकर मुतमईन कर दिया कि 1-1.5 साल बाद तो हम यहाँ से जा रहे हैं, ये सामान हमने इससे वापस ले लेना है। तब तक अगर वो इस्तेमाल कर लेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे घर वालों ने हमें जानबूझकर सबसे छोटा कमरा दिया, जिसमें सिर्फ एक बेड और सिंगार मेज़ ही आ सका। सादिया के जहेज़ का सारा सामान पूरे घर में बांट दिया गया। सोफ़ा सेट को बैठक में रख दिया गया, जबकि हमारी बैठक बिल्कुल खाली थी। किचन का सामान किचन में चला गया। अलमारी, शोकेस और LED वगैरह मेरी बहन के कमरे में चली गई। हमारे कमरे में बस एक बेड और सिंगार मेज़ ही था। इसके बाद कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो उस घर में सादिया पर ना हुआ हो। उसे सारे घर का काम करवाया जाता और खाने को भी उसको कुछ ना दिया जाता। वो सबका बचा खुचा खाती। वो एक बहादुर लड़की थी। बुराई होते देखते ही उसे एहसास हो जाता था कि ये गलत हो रहा है, पर मेरे पास उसकी सारी शिकायतों का एक ही जवाब था कि 1-1.5 साल की बात है, फिर हमने कौन सा यहाँ रहना है। उस घर में उसके साथ हर तरह की नाइंसाफ़ी हुई। जो चीज़ें उसे तोहफे में शादी पर मेरे घर वालों ने दी थीं, बाद में भी वो उससे वापस ले ली गईं। मेरी बहन उसे बहुत सताती थी, ताने देती थी। मेरे अब्बू भी बातों बातों में उसे बहुत बुरी बातें कह जाते, पर वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए मेरे लिए ये सब बर्दाश्त कर लेती थी। वो 1-1.5 साल तक सब्र शुक्र से वहाँ रहती रही। सबकी बातें ये सोच कर मानती रही कि बस थोड़े ही दिन बाकी हैं। 1.5 नहीं बल्कि 2 साल गुजर गए और मेरे हाथ में अभी भी कुछ नहीं था। मैं दरअसल उसे कभी अलग कर ही नहीं सकता था। मेरा अपना कोई कारोबार नहीं था।
और अगर मैं ऐसा करता तो मेरे वालिद साहब मुझसे मेरी दुकान भी ले लेते, मेरे हाथ में कुछ भी ना रहता। और ये बात मैंने सादिया को नहीं बताई थी, और अब शायद वो ये बात भांप गई थी और अब हमारे झगड़े शुरू हो गए। रोज़ हमारी बहस होती। वो कहती मुझे यहाँ से निकालो नहीं तो मैं चली जाऊंगी। उसने मुझे एक दिन ये भी बताया था कि मेरे से छोटे वाले भाई ने उसको एक अजीब सी बात कही है। उसने उसे कहा है कि मेरी टांगों की मालिश कर दो ज़रा। सादिया ने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया, पर वो जानती थी कि वो मजाक नहीं कर रहा था। ये बात सादिया ने मुझे बताई तो मैंने कह दिया कि वो मजाक कर रहा होगा, तुम ये बात दिल पर मत लो। पर मैं नहीं जानता था कि उस बात का इतना बुरा नतीजा निकलेगा। एक दिन हम सब लोग घर से बाहर थे। सारा ख़ानदान मेरे मामू की शादी में गया हुआ था और मैंने और सादिया ने भी जाना था, पर मेरे कुछ काम थे, इसलिए मैंने उसे कहा कि मैं दोपहर तक काम कर लूँ, फिर शाम तक हम भी गांव चले जाएंगे। और अगले दिन शादी थी। मैं अपने काम से लेट हो गया और जब वापस आया तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सादिया कमरे में ज़मीन पर पड़ी हुई थी और उसकी हालत से साफ पता चल रहा था कि किसी ने उसके साथ गलतकारी की है। मैं हैरान परेशान रह गया और मैंने अपनी उसी भाई को घर से निकलते हुए देखा जिसने पहले सादिया पर बुरी नज़र डाली थी। ये अभी मैं उसे अस्पताल ले गया, मुझे उसको संभालना था। मैं उसे अस्पताल ले गया और डॉक्टर ने भी यही कहा कि इसके साथ ज्यादती हुई है। जब हम वापस आए तो घर वाले भी शादी से फारिग होकर आ चुके थे। सादिया ने घर आते ही शोर डाल दिया कि असद ने मेरे साथ बुरा किया है। मैं घर में अकेली थी और वो घर आ गया और मुझे पानी का गिलास लाने का बहाना करके अपने कमरे में बुलाया और मेरे साथ वो सब किया। अब्बू ने असद को एक थप्पड़ मारा और मैंने भी उससे 2-4 थप्पड़ लगाए, पर यह उसके गुनाह की सज़ा नहीं थी। सब ने सादिया को तसल्ली दी, समझाया। मेरी बहन और मेरी अम्मी ने उसका बहुत ख्याल रखा और उसे कहा कि हम तुम्हारा इंसाफ करेंगे, बस ये बात तुम अपने घर वालों या ख़ानदान में किसी को भी ना बताना। सादिया दिन रात रोती थी। वो पहले जैसी नहीं रही थी, वो टूट चुकी थी। उसे देखकर मेरा दिल भी मुंह को आता था। आखिर उस जलील इंसान ने क्यों मेरी सादिया के साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया था। मैं अपनी बीवी को साथ रखने के लिए उससे झूठ बोलता था क्योंकि मैं उसे मोहब्बत करता था, मैं उसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे मेरी बीवी की फिक्र नहीं थी। मेरा खून खौल रहा था। मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा करने वाले को माफ़ कैसे कर सकता था। पर वो मेरा भाई था और भाई भी ऐसा जो मेरी माँ का बहुत लाडला था। ये मुझसे दूसरे नंबर पर था और बचपन में उसको बहुत बड़ी बीमारी थी जिसकी वजह से उसको झटके लगते थे। ये बीमारी की वजह से सबका लाडला बन गया। अल्लाह करता कि ये उसी वक्त मर जाता तो आज ये मेरी बीवी के साथ ये सब कुछ ना कर सकता। लेकिन अब मैं उसको जान से तो नहीं मार सकता था, कुछ भी नहीं कह सकता था। जो मैंने उसे 2-4 थप्पड़ लगाए तो उस पर भी बाद में मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने अम्मी को कहा कि क्या इसने अच्छा किया है। अम्मी खामोश हो गई। अम्मी ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, तुम सब मेरे पीछे पड़ गए हो। मेरी माँ ने तो खुद ही रोना शुरू कर दिया। अजीब से हालात थे, वक्त तो जैसे गुजर ही नहीं रहा था। कहते हैं कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है। शायद थोड़ा वक्त गुजर जाता तो सादिया भी ये सब कुछ भूल जाती। सादिया 5 दिन से खामोश थी, सिर्फ रोती रहती थी और वो बोली तो सिर्फ इतना कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती जहाँ पर मेरा मुजरम मेरी ही आंखों के सामने दंदनाता फिर रहा हो। मेरी सादिया से बहस हो गई। मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे अलग नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है और अगर मैंने ये बात कह डाली तो जो है वो भी नहीं रहेगा। वो हैरान रह गई और कहने लगी कि तुम्हारी बीवी के साथ इस घर में तुम्हारे भाई ने ज्यादती की है और तुम फिर भी मुझे उस घर में रखोगे। अरे सारे ख़ानदान को इकट्ठा करो और उनसे कहो कि वो फैसला करें कि अब क्या करना है। मैं बेबस था और मजबूर भी। मैंने सादिया को कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, सारे ख़ानदान की इज्जत दाव पर नहीं लगा सकता और तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल भी नहीं सकता। जो हो गया उसे भूलने की कोशिश करो और पहले की तरह रहो। ये ज़िंदगी है, कोई फिल्म या ड्रामा नहीं है कि जिसमें तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा और फिर इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मैंने अपने भाई के खिलाफ बात की तो हमें इस घर से निकाल दिया जाएगा, कारोबार से निकाल दिया जाएगा। मैं एक साथ ही सब कुछ कैसे करूँगा, तुम ही बताओ ना। मेरे हाथ में कारोबार रहेगा ना ही घर, तुम्हें क्या मैं सड़क पे रखूँगा। चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ये ज़िंदगी है, इंसान को तो अपनी औलाद के कातिल को भी माफ़ करना पड़ता है। घर में ना जाने क्या कुछ हो जाता है लेकिन माफ़ करना पड़ता है क्योंकि साथ रहना होता है।
सादिया फटी आंखों से मेरी शक्ल देख रही थी। कहने लगी, इसका मतलब तुम पहले दिन से मुझसे झूठ बोल रहे थे, मुझे लारे दे रहे थे। तुम मुझे कभी भी अलग नहीं कर सकते और ना ही करना चाहते हो। इतना कुछ सब हो जाने के बाद भी। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। वो अचानक से इस मौजू पर खामोश हो गई। उसने मुझसे कोई भी शिकायत करना छोड़ दी। वो घर के काम करती, वो मुझसे बात भी करती, मेरे भी सारे काम करती, कपड़े इस्त्री कर देती, मेरे साथ बैठ के खाना भी खाती, लेकिन कोई बात नहीं करती थी। अगर कुछ पूछ लेता तो हूँ हाँ करके उसका जवाब दे देती थी। मुझे पता था कि उसकी खामोशी नॉर्मल नहीं है। कहते हैं कि जब औरत खुश होती है तो उसकी ज़ुबान पे काबू नहीं रहता। वो बोलती है, अपने पुराने वाक़यात किस्से सुनाती है, हंसती मुस्कुराती है, और जब खामोश होती है तो ज़रूर उसके दिल में कोई दुख होता है। मेरी सादिया के साथ भी यही मामला था। वो कुछ दिन ऐसे ही खामोश रही, फिर एक रात जैसे तूफान आ गया हो। रात का वक्त था। मैंने देखा कि मेरी बीवी अपनी जगह पर नहीं थी। सोचा वो पानी पीने गई होगी, पर वो वापस ही नहीं आ रही थी, तो मैं उसे तलाश करने निकल पड़ा। वो किचन में नहीं थी, पर रात के इस पहर वो कहाँ हो सकती थी। घर में सब सो रहे थे। मैं वापस कमरे में आया तो हैरान रह गया। मेरी बीवी अपनी जगह पर सुकून से लेटी थी। मुझसे रहा नहीं गया तो पूछ बैठा कि तुम अभी कहाँ गई थी। तो वो बिना मेरी तरफ देखे बोली, पानी पीने को किचन तक गई थी। मैं हैरान रह गया क्योंकि ये झूठ था और मेरी बीवी कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती थी। फिर आज इस झूठ की वजह क्या थी और वो रात के इस वक्त कहाँ गई थी। मैं सारी रात नहीं सो सका और सुबह होते ही सादिया ने तमाम घर वालों को जमा कर लिया, ये कहकर के इसे सबसे एक ज़रूरी बात करनी है। और जब उसने वो बात बताई तो तमाम घर वाले हैरान रह गए और मेरे कदमों तले से तो जैसे ज़मीन ही निकल गई थी। सादिया ने हम सबको एक कमरे में बुलाया और कहा कि उसे मुझसे तलाक चाहिए। मैं हैरान और परेशान रह गया कि वो ऐसा क्यों कह रही है। मैं जानता था कि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती है। हमारी मोहब्बत की शादी थी। उसने मेरे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसी बात करेगी, और जिस तरह उसने कहा था वो बहुत संजीदा लग रही थी, जैसे फैसला कर चुकी हो। सब लोग उसे समझाने लगे, पर उसने कहा कि मुझे इससे तलाक चाहिए। अगर इसने मुझे तलाक ना दी तो मैं खुला ले लूँगी, उसे कोर्ट में ले जाऊँगी और बहुत बेइज्जती होगी। इससे अच्छा है कि ये 3 लफ्ज़ बोलकर मुझे आज़ाद कर दे, घर की बात घर में ही ख़त्म हो जाए। 3-4 दिन हम लोग इस बात पर बहस करते रहे। मैंने सादिया को हर तरह से मनाने की कोशिश की, पर अब जैसे वो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। वो मुझसे घर की कोई शिकायत करती थी, मैं उसे बातों के जाल में उलझा के समझा देता था कि बस हम तो यहाँ पर मेहमान हैं, बर्दाश्त कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज इसी तरह मैं उसके पीछे पीछे फिर रहा था, उससे माफ़ी मांग रहा था, उसे कह रहा था कि मुझे छोड़ के ना जाए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। पर वो मेरी एक भी बात नहीं सुन रही थी। उसकी आंखों में ना तो आंसू आ रहे थे और ना ही उसके चेहरे पे कोई दुख था, यानी वो ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही थी। उसे इस सब पे कोई भी मलाल नहीं था। कहते हैं कि औरत अगर आपको अपने दिल से निकाल दे तो फिर आपको दी हुई दुआएं भी छीन लेती है। मेरे साथ भी शायद यही मामला हुआ था कि मैं उस औरत के दिल से उतर गया था जिसने मोहब्बत में मेरे लिए इतनी सारी कुर्बानियाँ दी थीं, और दिल से उतरे हुए शख्स की जगह तो फिर कहीं भी नहीं होती। बहुत बुरा झगड़ा हुआ और मैंने गुस्से में उसे तलाक दे दी कि आखिर वो यही चाहती थी, लो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। सुबह हुई तो मेरे हाथों में कुछ भी नहीं था। मेरी मोहब्बत, मेरी बीवी मेरी ज़िंदगी से निकल चुकी थी और मैंने देखा कि वो अभी भी इसी घर में थी और अपना सामान बांध रही थी। जाहिर है अब उसने इस घर में क्यों रहना था। सुबह होते ही वो यहाँ से जाने का सोच रही होगी, पर हैरानगी मुझे तब हुई जब उसने ये बात बताई कि मैं इस घर में ही रहूँगी, पर तुम्हारी बीवी बनकर नहीं। उसने मुझे इतना कहा और घर से चली गई। 4.5 महीने गुजर गए। इस बीच सादिया ने मुझसे या मेरे घर वालों में से किसी से भी कोई राब्ता नहीं किया। उसने अपना सामान भी वापस नहीं मंगवाया था। मेरे अब्बू और बहन तो इसी बात पर खुश बैठे थे कि सामान अभी तक घर में है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग हैरान रह गए। एक दिन असद और सादिया घर में दाखिल हुए। सादिया ने लाल रंग का जोड़ा पहना था और असद ने उसका हाथ थामा हुआ था। मालूम होता था कि दोनों निकाह करके आ रहे थे। मेरे तो जैसे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। असद ने घर में आते ही ऐलान किया कि यह अब मेरी बीवी है और मेरे साथ रहेगी। मैं बेफर गया और असद की तरफ बढ़ा। मैं उसे जान से मार देना चाहता था, पर उसने मेरा हाथ रोक दिया। मैं सादिया की तरफ बढ़ा कि उसका गला दबा दूं, पर उसने मुझे पकड़कर एक तरफ धक्का दे दिया और कहा कि तुम जैसे बुज़दिल मर्द औरत के हकदार हो ही नहीं सकते।
सादिया की गलती सिर्फ इतनी थी कि ये आम को खास करने चली थी। तुम कभी उसके काबिल थे ही नहीं। अब ये मेरी बीवी है और कोई उसकी तरफ बढ़ेगा या उसको ज़रा सी भी आंच पहुंचाएगा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। सब हैरान परेशान रह गए कि आखिर ये सब हो क्या गया था। असद ने मेरी बहन और मेरे अब्बू को साफ कह दिया कि आपने जितनी चालाकी करनी थी कर चुके। अब अगर किसी ने इसे कोई ताना दिया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और ये मेरी बीवी है, आपकी नौकरानी नहीं। असद ने सादिया का सारा सामान अपने कमरे में किसी तरह रख लिया। उसने मेरी बहन से सादिया की सारी चीज़ें वापस ले लीं, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी जो उसने सादिया के सूटकेस से निकाल कर इस्तेमाल किए हुए थे। इस्तेमाल की हुई चीज़ें सादिया को वापस नहीं की बल्कि जाकर खैरात कर दी, पर मेरी बहन की दस्तरस में भी रहने नहीं दी। सारा घर हैरान था कि आखिर ये क्या हो गया है, और सादिया को किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, क्योंकि सब जानते थे कि असद जज्बाती इंसान है। असद की नौकरी लग चुकी थी, उसके पास बहुत पैसे थे। उसने घर में अपना हिस्सा मांगा और उस हिस्से को अलग करके वहां पर घर बनाना शुरू कर दिया। 3-4 माह में ही घर तैयार हो गया और असद वहां पर शिफ्ट हो गया। दीवार एक थी, उस पार से उनकी आवाज़ें आया करती थी। सादिया बहुत खुश थी। वो लोग हंसते थे, मुस्कुराते थे, देर रात तक टीवी पर फिल्में देखते थे, जबकि इस घर में टीवी चलाने की इजाज़त नहीं थी। हर दूसरे दिन असद और सादिया घर से बाहर जा रहे होते थे, जबकि मैं सादिया को कभी भी सैर पर नहीं लेके गया था, क्योंकि ये बात मेरे वालिद साहब को बुरी लगती थी। एक दिन सब घर वाले घर से बाहर थे और मैं सादिया के घर चला गया। वो मुझे देखकर ज़रा भी नहीं घबराई और अपने काम में लगी रही। कहने लगी कि मैं यहाँ क्या लेने आया हूँ। मैं बहुत दिल बर्दाश्ता था। मैंने उसे सिर्फ इतना पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा, तुम एक कमज़ोर मर्द हो, तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी की, मुझे धोखा दिया, हर बात पर मुझसे झूठ बोलते रहे, मेरे लिए एक कदम ना बढ़ा सके, किसी से मेरे लिए लड़ ना सके, यहाँ तक कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया और तुम्हारी ज़ुबान से एक लफ्ज़ ना निकला। ऐसे नहीं होते असली मर्द। शौहर तो अपनी बीवियों के लिए जान भी दे देते हैं, और तुम मेरे लिए एक कदम ना बढ़ा सके कि तुम मेरे लिए ये सब ना कर सके जो तुम्हारे भाई ने मेरे लिए किया है। मेरे भाई ने तुम्हारी इज्जत भी तो लूटी थी, और तुमने उस शख्स से शादी कर ली जिसने तुम्हारी इज्जत लूट ली थी, और मुझे छोड़ दिया जो तुम्हें इज्जत से निकाह करके अपने साथ लाया था। ये कैसा इंसाफ किया तुमने? तो मुझे इज्जत से निकाह करके लाए थे तो मैंने भी अपना सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए कुर्बान किया। एक कमरे की कैदी बन के रह गई ना, कहीं आना ना जाना। तुमने मेरी सलाहियतों को दबाना शुरू कर दिया। आखिर तक मैंने तुम्हारा साथ देने की बहुत कोशिश की, पर जब तुम मेरी इज्जत के लिए भी नहीं बोले तो फिर मैंने असद के साथ मिलकर एक प्लान बना लिया। उसने मेरी इज्जत नहीं लूटी थी, उसने सिर्फ मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और मुझसे वादा किया था कि वो तुम जैसा नहीं है और मैं तुम जैसे मर्द के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करूं। और मैंने उसे कमरे से निकाल दिया था, पर फिर उसी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया, क्योंकि मैं बहुत पहले ही समझ गई थी कि तुम एक कमज़ोर मर्द हो जो मेरे लिए कभी कुछ नहीं करेगा। असद मुझे पसंद करता था, उसने मुझसे जो वादे किए वो सब पूरे किए। आज मैं इज्जत से उसकी बीवी बनकर रह रही हूँ और उसके साथ बहुत खुश हूँ। मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें चुना था, जबकि तुम मेरे काबिल ही नहीं थे। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये जानकर मेरी बीवी और मेरे भाई ने मिलकर मेरे खिलाफ प्लान बनाया था। मुझे अपना दिल बंद होता महसूस हुआ और मैं बेहोश हो गया। जब होश में आया तो अस्पताल में था। सबको ये बात बताई, पर किसी ने यकीन नहीं किया। मैं अपने घर से दूर चला गया और अब मैं दुबई में रहता हूँ। मैं उस घर में नहीं रह सकता जहाँ वो दोनों मेरी आंखों के सामने हंसते मुस्कुराते फिर रहे हूँ। मुझे समझ नहीं आती इस सब में क्या मैं गुनाहगार था या मेरी बीवी, वो कसूरवार थी या मैं। ये फैसला आप करें कि आखिर गलती किसकी थी। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।